गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने गैस्ट्रुला भवन के अंतर्गत संरचना विकास गतियां पढ़ा था। अपन 5 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ा था कि गैस्ट्रुला भवन की और विशेषता है कि इसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। 3 जनन स्तरों का मतलब इसको एक नामांकित चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। मध्य में होती है एंडोड्रम, बाहर एक्टोड्रम और बीच में होती है मेसोड्रम। अब इन तीनों स्तरों से ही आगे क्या होगा, विभिन्न भावी अंगों का निर्माण होता है। अब चूंकि ये जो 3 जनन स्तर बने, ये आगे जो स्थानांतरित विभाजित हो रहे हैं वो किसकी सहायता से हो रहे हैं? संरचना विकास गतियों की सहायता से। संरचना विकास गतियों की सहायता से ये तीनों स्तर क्या होते हैं, आगे चल के विभाजित होते हैं। संरचना विकास गतियों को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहला भाग होता है वो होता है अध्यारोहण और सेकंड होता है अंतरोहण। अब अध्यारोहण जो भाग होता है जिसे क्या होगा, संभावी अध्यारोहण भाग से कोशिकाओं की सहायता से एक्टोड्रम का निर्माण होता है। एक्टोड्रम का निर्माण होगा, जबकि अंतरोहण जो प्रक्रिया होगी उससे क्या होगा, हमेशा एंडोड्रम और मेसोड्रम का निर्माण होगा। अर्थात अध्यारोहण प्रक्रिया द्वारा हमेशा एक्टोड्रम का और अंतरोहण द्वारा एंडोड्रम और मेसोड्रम का निर्माण होगा। अब अध्यारोहण प्रक्रिया को अगर हम पढ़े थे, इसको अपन समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब विघटन प्रक्रिया निरंतर चलती है तो अपन ने देखा होगा बेसिकली एक जो भी कोरखंड होता है उसमें क्या होता है कि बड़ी जो कोशिकाएं होगी वो तो विभाजित होना बंद कर देती है, जिनको अपन दीर्घखंड कहते हैं, और जबकि छोटी कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है, निरंतर विभाजित होती रहती है। अर्थात छोटी कोशिकाएं जो होती है वो क्या होगी, निरंतर विभाजित होगी। अब जो छोटी कोशिकाएं निरंतर विभाजित हो रही है तो इनकी संख्या में क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी, और बड़ी संख्याएं क्या होगी, हमेशा इनकी संख्या रुक जाएगी। कुछ समय बाद क्या होगा, बड़ी कोशिकाएं भ्रूण के भीतर की ओर स्थानांतरित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अध्यारोहण कहते हैं। ये जिससे अब इन कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा, इन कोशिकाओं से एक्टोड्रम का निर्माण होगा। ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अंतरोहण। अंतरोहण क्या है? अंतरोहण वो प्रक्रिया है जिससे भ्रूण में क्या होगा, एंडोड्रम और मेसोड्रम का निर्माण होगा। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको क्या करते हैं, 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से कल एक भाग हमने पढ़ लिया था, अंतर्वलन। अब अंतर्वलन प्रक्रिया में क्या होता है, अंतर्वलन प्रक्रिया में क्या होगा, कोशिकाएं क्या होगी, निरंतर विभाजित होगी, और जिससे संभावित एंडोड्रम और मेसोड्रम का निर्माण होगा। पर इस प्रक्रिया में क्या होगा, एक स्तरीय कोरक से एक स्तरीय गोलाकार कोरक से, जिसका हम डायग्राम भी बना चुके हैं, एक स्तरीय गोलाकार जो कोरक होता है, एक स्तरीय गोलाकार कोरक से द्विस्तरीय प्यालेनुमा कोरक का निर्माण होता है। अब चूंकि एक स्तरीय था तो इसके मध्य में क्या थी, कोरक गुहा उपस्थित थी, लेकिन जब ये द्विस्तरीय प्यालेनुमा आकृति में परिवर्तित हुआ तो इसकी कोरक गुहा क्या होगी, लुप्त हो गई। इसके स्थान पर आदांतर या आर्केट्रॉन का निर्माण होता है, और आदांतर के छिद्र को कोरक रंध्र कहते हैं, कोरक रंध्र, और इसके ओष्ठ को कोरक ओष्ठ कहते हैं। ये सारी चीज अपन कल पढ़ चुके थे फर्स्ट अंतर्वलन में। अब जो अपना सेकंड टॉपिक है वो है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन प्रक्रिया क्या होती है, और अंतर्वलन में हमने ये भी पढ़ लिया था, ये उन जीवों के अंडाणु में होता है जिनमें पित्त की मात्रा कम होती है, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा के अंडाणु। अब अपना सेकंड टॉपिक आ रहा है, वो आ रहा है इन्वोल्यूशन। देखिए इस जितनी भी सारी प्रक्रिया संरचना विकास गतियां
इनको अपन को डायग्राम से समझना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है कि इन्वोल्यूशन जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है, बाहरी जो कोरखंड होते हैं, बाहरी सतह पर जो कोरखंड है, बाहरी सतह पर जो स्थित कोरखंड है वो क्या होंगे, भीतर की ओर लुढ़क कर वलयित हो जाते हैं, अर्थात भीतर की ओर लुढ़क कर क्या होते हैं, अंदर की ओर वलयित हो जाते हैं, जिससे संभावी मेसोड्रम और एंडोड्रम का, अर्थात बाहर की स्थित जो कोरखंड है वो भीतर की ओर लुढ़क कर वलयित हो जाते हैं, जो बाहरी कोरखंड है ये क्या होंगे, भीतर की ओर क्या होंगे, वलयित होंगे लुढ़क कर, जिससे क्या होगा, संभावी मेसोड्रम और एंडोड्रम का क्या होगा, भीतर की ओर क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया को अभिसरण भी कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण भीतर, संपूर्ण जो भ्रूण की जो कोशिका होती है, संपूर्ण भ्रूण की सतह पर स्थित कोशिकाएं जो ये वाली, इनका क्या है, भ्रूण के एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। इस क्रियाओं को क्या कहते हैं, अंतर्वलन कहते हैं या इन्वोल्यूशन कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो भ्रूण के जो सतह पर स्थित कोशिकाएं हैं वो क्या होता है, वलयित होकर भ्रूण के भीतर की ओर स्थानांतरित होती है, जिससे संभावित एंडोडर्मिक और मेसोडर्मिक कोशिकाएं क्या हो रही है, भ्रूण के भीतर की ओर जा रही है। तो बाहरी सतह पर उपस्थित कोरखंड भ्रूण के भीतर लुढ़ककर वलयित होना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रक्रिया में संभावी मेसोडर्म और एंडोडर्म का भीतर की ओर क्या हो रहा है, अभिगमन हो रहा है। इस क्रिया को अभिसरण भी कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण भ्रूण की सतह फैली कोशिकाएं, अर्थात संपूर्ण सतह, जितनी भी संपूर्ण भ्रूण की सतह पर जो फैली हुई कोशिकाएं हैं, ये एक सीमित क्षेत्र में, अर्थात सारी कोशिकाएं क्या होगी, एक सीमित क्षेत्र में ही क्या होगी, स्थानांतरित होती है। अभिसरण क्रिया का जो इन कोशिकाओं के भ्रूण के भीतर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा, इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, संभावी एंडोडर्मिक और मेसोडर्मिक जो कोशिकाएं होती है उनका क्या होगा, भ्रूण के भीतर की ओर स्थानांतरण होगा। अब स्थानांतरण की प्रक्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए कुछ जीवों के अंडाणु में तो क्या होगा, भीतर ज्यादा होता है, कुछ में कम होगा, अर्थात प्रत्येक जीव में जो ये अंतरवलन प्रक्रिया है ये बिल्कुल अलग अलग प्रकार की होगी। अपन ने पहला पढ़ा अंतरवलन, सेकंड है इन्वोल्यूशन। अब इसके अगला जो टॉपिक होगा थर्ड, वो हमारा पढ़ते हैं। देखिए तीसरी जो संरचना विकास गतियां हैं वो है अंतःक्रमण। देखिए अपन ने सबसे पहले अंतर्वलन पढ़ा था, तो अपन ने कहा था ये विकास गतियां हमेशा उन जीवों के अंडाणु में होती है जिनमें क्या होता है, बेसिकली पित्त की मात्रा कम होती है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, भ्रूण की जो कोरकचर्म होता है वो विभिन्न बिंदुओं से, अगर इससे पहले अपन इन्वोल्यूशन पढ़ा था तो अपन ने क्या कहा था, भ्रूण की जो कोरकचर्म होती है वो बाह्य कोरकचर्म होता है, एक विशेष सीमित क्षेत्र में क्या होगा, सीमित क्षेत्र में क्या होगा, अंदर की ओर स्थानांतरित हो रही है। लेकिन अंतःक्रमण में क्या है, भ्रूण की कोरकचर्म है वो विभिन्न बिंदुओं से अंदर की ओर क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है, और जिससे क्या होगा, गैस्ट्रोअवरोधन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है वो किस जीवों में पाई जाती है, सरीसृप और पक्षियों में। अर्थात इस प्रक्रिया में जो भ्रूण की कोरकचर्म है वो विभिन्न बिंदुओं से क्या हो रहा है, अर्थात ये कोरकचर्म में बात करूं, ये मेरी कोरकचर्म है तो ये क्या है, अलग अलग बिंदुओं से, अर्थात मैं एक बिंदु यूं भी कह सकता हूं, यूं कह सकता हूं, इस प्रकार से, अर्थात अलग अलग बिंदुओं से भीतर की ओर क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। और किन जीवों के अंडाणु में पाई जाती है, सरीसृप और पक्षियों के। चौथा जो टॉपिक है, लास्ट है, वो है विस्तरण। विस्तरण क्या होता है, उन जीवों के अंडाणु पाया जाता है जिनमें पीतक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, अतिपीतकी। और अतिपीतकी का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहें तो मुर्गी का अंडा होता है। अब मुर्गी के अंडे में आपने देखा होगा पीतक की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। अब आपको पता है कि मुर्गी के अंडे में जो विंदन क्रिया होती है, चूंकि पीतक ज्यादा मात्रा में, इसीलिए क्या होता है, इसमें जो कोरक बिंब है वो एक बिंब के रूप में रहता है। तो इस प्रकार के अंडाणु में विंदन क्रिया रचित कोरक पीतक के ऊपर, जो कोरक निर्मित हो रहा है वो पीतक के ऊपर क्या है, एक बिंब के रूप में रहता है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या होती है, विस्तरण कहलाती है। अर्थात विस्तरण क्रिया किसमें हो रही है, अतिपीतकी जीवों के अंडाणुओं में। अतिपीतकी जीवों के अंडाणुओं में क्या होगा कि जो अंडाणु विंदन क्रिया है वो पीतक के ऊपर क्या होगी, एक बिंब
बिंब के रूप में होगी, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, विस्तरण कहते हैं। तो अपन ने 4 प्रकार की संरचना विकास गतियां पढ़ी, जिसमें क्या था कि अंतर्वलन, इन्वोल्यूशन, अंतःक्रमण और विस्तरण, ये 4 प्रकार की जो प्रक्रिया पढ़ी, इससे अपना गैस्ट्रुला भवन जो प्रक्रिया है वो टॉपिक पूरा होता है। अपन एक नामांकित चित्र बनाएंगे और उसके बाद जस्ट अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे गैस्ट्रुला भवन के महत्व। और जब गैस्ट्रुला भवन के महत्व पढ़ेंगे तो इसके साथ ही अपनी विघटन क्रिया, कोरक, तूतक और गैस्ट्रुला 4 अवस्थाएं अपनी पूर्ण हो जाएगी। तो अपन अब एक नामांकित चित्र बनाते हैं जिसकी सहायता से अपन प्रक्रियाओं को और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अपन ने अभी जो संरचना विकास क्रिया पढ़ी थी अध्यारोहण, उसको अपन ने जो भी नामांकित चित्र है उसकी सहायता से अपन पढ़ लेते हैं। क्योंकि अध्यारोहण प्रक्रियाओं में क्या होता है कि अगर एक नामांकित चित्र की बात करूं तो ये कॉलम है। अब इसमें क्या होगा, ये बाहर की तरफ लेयर होगी और मध्य में क्या होगी, कॉलम लोहा होगी। अब ये तब की जब प्रक्रिया नहीं होगी, ऊपर की ओर होगा एनिमल पोल जिसको कहते हैं जंतु ध्रुव, और नीचे की ओर होगा वेजिटल पोल जिसको कहते हैं पादप ध्रुव। अब अंतर्वलन की प्रक्रिया में हमने क्या कहा था, अंतर्वलन की प्रक्रिया में मैंने क्या कहा था आपको कि कोशिकाएं जो होगी वो क्या होगी, भीतर की ओर स्थानांतरित होगी। अब भीतर की ओर स्थानांतरित हो रही है तो इस डायग्राम को पहले भी समझ चुके हैं, तो वापस रिवाइज कर रहा हूं। भीतर की ओर स्थानांतरित हो रही है तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, एक स्त्री गोलाकार कोशिकाएं, अगर इस डायग्राम से आप समझ रहे हैं तो एक स्त्री जो गोलाकार कोशिकाएं होगी वो क्या होगी, द्विस्तरीय प्यालेनुमा आकृति में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे क्या होगा, संभावी एंडोडर्मी और मेसोडर्मी कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैं एक छोटे डायग्राम से आपको समझाऊंगा। इस प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ये कोशिकाएं जब थी एक थी, अब ये क्या हो रही है, धीरे अंदर की ओर क्या हो रही है, वलित हो रही है। अब धीरे की ओर अंदर की ओर वलित होने का मतलब क्या है, अंदर की ओर वलित होगी। चूंकि ये वलित हो गई है तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कोरक क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। इसके स्थान पर आधांतर का निर्माण हो रहा है। अब आधांतर जिस जगह है उस पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हमने कल क्या कहा था, कोरक रंध्र, और इसके ओष्ठ को क्या कहा था, ओष्ठ या कोरक ओष्ठ भी कहा था। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, ये अंतर्वलन प्रक्रिया है। ये अंतर्वलन प्रक्रिया है जिसके बारे में हमने कल पढ़ लिया। अब तीसरा जो डायग्राम है अपन को एक नामांकित चित्र को समझना है। अब इन्वोल्यूशन में क्या होता है, जो बाहरी कोशिका है वो किसी एक विशेष क्षेत्र में ही, एक विशेष क्षेत्र में क्या होगी, सीमित होगी। अब इस डायग्राम में तो क्या है कि एक अंदर की ओर वलित होगी जिससे गोलाकार आकृति क्या होगी, प्यालेनुमा आकृति में परिवर्तित हो जाएगी। अब इस प्रक्रिया में क्या है, बाहर की कोशिकाएं हैं वो क्या होगा, एक विशेष भाग में क्या होगी, सीमित होगी, जिसको क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं। अब अंतर्कर्मण क्या है, इसका क्या है आगे के अंदर कि कोशिकाएं क्या होगी, विभिन्न स्थानों से, बहुत सारे स्थानों से क्या होगा, भीतर की ओर स्थानांतरित होगी, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्कर्मण। और विस्तरण क्या होता है, विस्तरण में क्या कहा था कि बहुत ऐसे अंडे जिसमें पित्त की मात्रा कम होती है, जिसमें क्या होगा, कोरक होगा, वो एक बिंदु के रूप में पित्त के जस्ट उपस्थित होगा, अर्थात ये योग है, या इसको हम कह सकते हैं पित्त। पित्त के ऊपर एंडोड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम। तो ये जो कोरक है, कोरक है वो क्या है, पित्त के जस्ट ऊपर एक बिंब के रूप में स्थित है। तो ऐसे में जो प्रक्रिया होती है उसको विस्तरण कहते हैं। तो अपन ने 4 प्रक्रिया कौन सी पढ़ी, अंतर्वलन, इन्वोल्यूशन, अंतःक्रमण और विस्तरण। अर्थात ये चारों प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैस्ट्रुला भवन के महत्व।
पढ़ चुके हैं वो है गैस्ट्रो के महत्व। देखिए अपन ने संरचना विकास प्रगतियां पढ़ ली, हर चीज में कुछ ना कुछ इस अवस्था का जो फायदा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए गैस्ट्रोलोगन जो प्रक्रिया है उससे क्या होता है, भ्रूण की कोशिकाओं को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। भ्रूण की जो कोशिकाएं हो रही है उनको पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है। अब प्रश्न आता है कि पुनर्व्यवस्थित क्यों किया जा रहा है, अगर ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर भ्रूण की कोशिकाओं को पुनर्व्यवस्थित नहीं करेंगे तो क्या होगा, तीन जननिक स्तर जो है जिसको अपन कह रहे हैं एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम, जिसको अपन पहले ही बता चुके हैं। अर्थात कोशिकाओं का विभाजन होगा, विभेदीकरण होगा, पुनर्व्यवस्थित होगी। इससे क्या होगा, तीन जनन स्तरों का निर्माण होगा जिसको अपन कहते हैं एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस प्रक्रिया में संरचना विकास गतियों द्वारा भ्रूण की कोशिकाओं को, इस प्रक्रिया में संरचना विकास गतियों द्वारा भ्रूण की कोशिकाओं को पुनः व्यवस्थित किया, क्या किया जा रहा है, पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे क्या हो जाए, इनमें विभेदीकरण हो जाए। देखिए विभेदीकरण का सेकंड जो नाम होता है वो होता है विभाजन, या मैं इसे कह सकता हूं डिवीजन होना। अर्थात कोशिकाओं को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करो जिससे क्या हो जाए, इनका विभाजन हो जाए। अब ये विभाजन क्यों हो रहा है, ये विभाजन इसलिए हो रहा है कि ये जो तीन स्तर हैं ये क्या हो जाए, निर्मित हो जाए और भ्रूण की सतह स्तर की कोशिकाओं पर, जो सरफेस की सतह की कोशिकाएं होती है उससे तीन जनन स्तर कौन कौन से, एक्टोड्रम और एंडोड्रम और मेसोड्रम का विभेदन होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, इस प्रक्रिया में संरचना विकास गतियों द्वारा भ्रूण की कोशिकाओं में को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है और इसमें विभेदीकरण हो रहा है। सेकंड पॉइंट, क्योंकि विभेदीकरण हो रहा है इससे क्या होगा, तीन स्तरों का निर्माण होगा, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। अब इस क्रिया द्वारा, क्योंकि एक्टोड्रम में कोशिकाएं क्या है, बाहर की है, अब इस क्रिया द्वारा क्या होगा, जो दो कोशिकाएं शेष रह गई है, कौन कौन सी, एंडोड्रम और मेसोड्रम। अब जो दो कोशिकाएं शेष रही है, एंडोड्रम और मेसोड्रम, उनको क्या करेंगे, भ्रूण के भीतर की ओर क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। ये भी किसके द्वारा हो रहा है, संरचना विकास गतियों। अब थोड़ी देर पहले हम संरचना विकास गतियां पढ़ चुके हैं, ठीक है। अध्यारोहण और अंतरोहण हमने बताया था। अंतरोहण में चार टाइप है, तो कैसे अब भ्रूण की सतह की एंडोड्रम और मेसोड्रम अंदर की ओर स्थानांतरित हो रही है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इस क्रिया द्वारा एंडोड्रम और मेसोड्रम को भ्रूण के भीतर की ओर स्थानांतरित किया जाता है। अब देखिए जो अंदर की ओर जो दो स्तर है, एंडोड्रम और मेसोड्रम, इससे जो हमारे शरीर के आंतरांग कहते हैं, आंतरिक भाग कहते हैं, आंतरिक अंग तंत्र कह रहे हैं, उसका निर्माण होगा। अर्थात यहाँ पर जो तीन स्तर बने, ये तो बाहरी स्तर है, एंडोड्रम और मेसोड्रम है, उससे एंडोड्रम और मेसोड्रम से ही हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है या आंतरिक जो अंग तंत्र है उसका निर्माण हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्हीं दोनों स्तरों द्वारा आंतरिक अंग और अंग तंत्र का निर्माण होता है। अब आंतरिक अंग अपन को पता है, अपन आहार नाल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कहना, तो जो आंतरिक अंगों का निर्माण है वो भी कौन से दो स्तरों से बन रहे हैं, पहला एंडोड्रम और मेसोड्रम। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या है, अपन ने विदलन पढ़ा था। विदलन में क्या कहा था, कोशिकाओं का विभाजन होना। अब कोशिकाएं निरंतर विभाजित हो रही है, तो अपन को पता है जो क्रिया प्रारंभ हो रही है उसका अंत होना भी संभव है, निश्चित है। तो जो विदलन क्रिया बहुत तेज गति से हो रही थी, अर्थात कैसे, एक कोशिकाओं का 2 में, 2 का 4 में, 4 का 8 में। अब ये कोशिकाएं जो परिवर्तित हो रही है, इस प्रक्रिया में क्या होगा, विदलन जो क्रिया है उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी। इस पॉइंट द्वारा अपन पढ़ सकते हैं, विदलन क्रिया द्वारा किसी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। विदलन क्रिया की जो गति है, विभाजन की गति कहो, विभाजन की गति कहो, या मैं विदलन क्रिया को एक ही, विदलन क्रिया या विभाजन क्रिया क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। और भ्रूण के परिमाण में देखिए, अपन स्टार्टिंग से कभी पढ़ते हैं, यहाँ कोशिकाओं का विभाजन है लेकिन भ्रूण के परिमाण में कोई वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, विदलन की गति धीमी हो गई लेकिन भ्रूण के परिमाण में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। अब इस प्रक्रिया जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अब जो उपापचय प्रक्रिया है उसमें क्या होगी, विभिन्न अंतर आएगा, जिससे क्या होगा, कोशिकाओं के ऑक्सीकरण की जो दर होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भ्रूण के परिमाण में वृद्धि होती है,
उसके बाद उपापचय प्रक्रियाओं में विभिन्नता आती है जिससे ऑक्सीकरण दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट है, देखिए कुछ नए ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनते हैं जिसका प्रारंभ में तो क्या होता है, अंडाणु में निर्माण संभव नहीं होता। वो प्रारंभ में तो अंडाणु में एब्सेंट होते हैं, लेकिन गैस्ट्रुला भवन प्रक्रिया होते होते उनका क्या होता है, अंडाणु में संश्लेषण होता है। अर्थात नए प्रकार के जो प्रोटीन है उनका भी क्या हो रहा है, अंडाणु में संश्लेषण हो रहा है। तो ये भी किसकी फायदा है, गैस्ट्रुला भवन अवस्था का। और भ्रूण की जो कोशिकाएं होती है, अब जो दो गुणसूत्र है एक्स और वाई, उनके अनुसार अपन को दिखाई देने लगती है। अर्थात दो भ्रूण की कोशिकाएं वो गुणसूत्र के अनुसार कार्य करने लगती है, अर्थात गुणसूत्र के अनुसार दिखाई देने लगती है। ये भी किसका प्रक्रिया का उदाहरण है, गैस्ट्रुला भवन का। तो अपन अब गैस्ट्रुला भवन के एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसका महत्व सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए वापस रिवाइज कर रहा हूं, पहला क्या है, इस प्रक्रिया में संरचना विकास गतियों द्वारा भ्रूण की कोशिकाओं को पुनः व्यवस्थित किया जाता है, जिससे क्या होगा, विभेदीकरण की प्रक्रिया होगी। और विभेदीकरण की प्रक्रिया से 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण होता है। अब इसके पश्चात एक्टोडर्म के बाहर एंडोडर्म और मेसोडर्म है, उनका भीतर की ओर क्या होगा, स्थानांतरण होगा। इन स्थानांतरण से क्या होगा, विभिन्न प्रकार के आंतरिक जो अंग है, अंग तंत्र है, उसका निर्माण हो रहा है। अब ये तो चीज लिंक थी। अब विघटन की गति क्या होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब विघटन की गति कम भी हो रही है और भ्रूण के परिमाण में भी कोई वृद्धि नहीं होती, तो ये भी इसका एक प्रक्रिया है। फिर उपापचय प्रक्रिया में विभिन्नता आती है, जिससे क्या होगा, कोशिकाओं की ऑक्सीकरण की जो दर होगी वो तेज हो जाएगी। अब जो नए पुराने ऐसे नए प्रोटीन का संश्लेषण होगा जो पहले अंडाणु में नहीं थे, लेकिन गैस्ट्रुला भवन अवस्थाओं में क्या होगा, उनका निर्माण संभव हो जाएगा। और जो निर्मित कोशिकाएं हैं, भ्रूण की कोशिकाएं, उनमें जो गुणसूत्र होता है उनका प्रभाव होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में अपन पढ़े, अभी अपन इनको नोट कर लीजिए। फिर अपन जितनी अभी अपन ने पढ़े हैं तक उनको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अपना जो टॉपिक अंडाणु में जो प्रक्रिया है, विघटन, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ये आज पूरी टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है। तो अपन एक बार इसको आप इसको नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अपन एक रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने पूरा प्रक्रिया जो पढ़ी, क्योंकि अपनी जो ये टॉपिक है अब ये अपना पूरा हो चुका है। देखिए अपन ने ये जो टॉपिक पढ़ा उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में आपको रिवाइज करा रहा हूं। देखिए अपन ने सबसे पहले जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी विघटन। सेकंड अपन ने पढ़ा था ऊतक, फिर थर्ड ब्लास्टुला, चौथा गैस्ट्रुला। और इस गैस्ट्रुला में संरचना विकास गतियों को अपन ने पढ़ा था। अब देखिए अपन एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। विघटन का मतलब क्या था, निरंतर कोशिकाओं का विभाजन हो सके। निरंतर क्या है, विभाजन। विघटन का दूसरा नाम क्या है, विभाजन। अब कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है तो क्या होगा, इनकी संख्या में वृद्धि होना, अर्थात एक कोशिकाएं, दो कोशिकाओं में, दो कोशिकाएं, 4,
4 आगे 8 कोशिकाओं में, और यही क्रम आगे चलता रहे, अर्थात यही क्रम आगे चलता रहे। अब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, विभाजन होते रहते हैं, अर्थात विभिन्न प्रक्रिया क्या है, कोशिकाओं का विभाजन। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब इस भ्रूण की जो आकृति होती है वो शहतूत के फल के समान दिखाई देती है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं तूतक, या इंग्लिश में कहते हैं मोरुला। अब इस मोरुला के जस्ट पश्चात जो अवस्था आती है वो आती है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, एक तो इसकी बाहर कोरक जन्म होती है, और भीतर की ओर क्या होगी, कोरक गुहा। भीतर की ओर क्या होगी, कोरक गुहा। तो विंदन में तो क्या है, कोशिकाओं का विभाजन हो, तूतक में क्या है, आकृति शहतूत के समान हो, और कोरक में क्या होगा, बीच में कोरक हो और बाहर कोरक जन्म कहते हैं। अब सबसे लास्ट गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला में क्या है कि 3 संभावित स्तर, एक्टो, एंडो और मेसोड्रम का निर्माण होना, और चूंकि संरचना विकास गतियां होती है, संरचना विकास गतियों द्वारा इनका आगे भ्रूण के संभावित अंगों में निर्माण होना। अब एक्टोड्रम से बाहर के और एंडोड्रम से अब एक्टोड्रम से बाहर, एंडोड्रम और मेसोड्रम से भ्रूण के जो भीतरी आंतरिक अंगों का है वो निर्माण होना। इसका मतलब इस जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा, पहले विंदन, फिर तूतक, फिर ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। अब चारों चीज पढ़ने के बाद ये हमारा जो एक चैप्टर है वो पूरा होता है। इसके बाद जो हम अगली जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम जो अगली जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इस प्रक्रिया में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो अपन ने यही पढ़ा कि जो भी भ्रूण होता है या कोरक होता है, जो अपन भ्रूण कहते हैं, उसमें निरंतर विभाजन होना जरूरी है। क्योंकि निरंतर विभाजन होगा, उपरोक्त चारों प्रक्रिया द्वारा ही उसमें आगे चल के विभिन्न अंगों का निर्माण होगा। और अगर ये प्रक्रिया कहीं रुक जाती है तो ऐसे भ्रूण की वृद्धि संभव नहीं है, अर्थात वो भ्रूण वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो आज की जो चैप्टर था अपन 2-4 दिन से पढ़ रहे हैं, उसमें विंदन, तूतक, इन चारों के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नए टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे।